हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं। और आज टॉपिक है क्लास 11th की बुक 1 चैप्टर 4, और चैप्टर 4 का नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका आपको भी पता है कितना इम्पोर्टेंट है क्लास 11th में, और इस पर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है उसको मैं लेके आया हूँ। और हो सकता है कि इसके ऊपर एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि पूरा कवर नहीं हो पाएगा पार्ट में। ठीक है, तो चलिए आज हम ये देखते हैं कि इस पार्ट में क्या हो सकता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कार्यपालिका क्या है और इसके प्रकार समझेंगे हम। ठीक है, इसके प्रकार तो कई सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 हैं जो हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया समझाइए। ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाता है कई बार क्या आता ही है बार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इन दोनों क्वेश्चनों को एक छोटी सी वीडियो में हम कवर करते हैं। चलो सबसे पहले समझते हैं कार्यपालिका होता क्या है। तो कार्यपालिका को अगर समझना है तो समझ लो कि जो देश का जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, तो केंद्रीय सरकार के 3 अंग होता है, और तीनों अंगों में से जो दूसरा अंग है वो होता है कार्यपालिका। कौन होता है? कार्यपालिका। ठीक है, सरकार के 3 अंग है और तीनों में से दूसरा जो अंग है वो है कार्यपालिका। और कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कि संसद जो भी कानून बनाएगा उसको कार्यपालिका लागू करेगा। ठीक है, संसद जो भी कानून बनाएगा कार्यपालिका उसे लागू करेगा। और नेक्स्ट कि देश के विकास के लिए, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कार्यपालिका क्या करता है कि देश में योजनाएं, नीतियां और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आदि बनाते हैं और उसे चालू करते हैं, लागू करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कार्यपालिका का डेफिनेशन बता दिया हूं। कार्यपालिका के प्रमुख रूप से 3 प्रकार पूछ लेता है। एक संसदीय कार्यपालिका, अर्ध अधिक्षात्मक कार्यपालिका और अधिक्षात्मक कार्यपालिका। बारी बारी से समझते हैं हम। संसदीय कार्यपालिका को संसदात्मक कार्यपालिका भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं? संसद में प्लस कर दो आत्मक, तो संसदात्मक वर्ड बन जाता है। तो संसदात्मक कार्यपालिका भी यही हुआ, संसदीय कार्यपालिका। कार्यपालिका की जगह पे व्यवस्था आ सकता है कि संसदीय व्यवस्था क्या है, संसदीय प्रणाली क्या है, एक ही बात है सब कुछ। चलो संसदीय कार्यपालिका में समझ लेते हैं। जो देश संसदीय कार्यपालिका अपनाया हुआ होता है उस देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। याद रखना, जिस देश में संसदीय व्यवस्था अपनाया गया होता है उस देश का सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? राष्ट्रपति का। और जिस देश में अगर राजशाही शासन चल रहा है तो वहां पे राजा का भी शासन हो सकता है और रानी का भी शासन हो सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, राजा या रानी। हालांकि ज्यादातर देशों में अब सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र है, तो वहां पर राजशाही है ही नहीं है, तो इसलिए राष्ट्रपति ही ज्यादातर देशों में आता है। और सिर्फ कुछ ही देशों में राजशाही आज भी चल रहा है, जैसे ब्रिटेन वगैरह, वहां पे आज भी है, तो वहां पे राष्ट्रपति के स्थान पे राजा या रानी होता है। फिलहाल हम ना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, हम राष्ट्रपति ही मान के चलते हैं। देश का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति। कौन सी व्यवस्था में? संसदीय व्यवस्था में। और केंद्रीय सरकार का सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है पीएम यानी प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, संसदीय कार्यपालिका में देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा पद पीएम। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और इनके नीचे जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, वो मिलके और राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है। और ये ऐसा किस व्यवस्था में होता है? तो उसमें संसदीय कार्यपालिका में होता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्ध अधिक्षात्मक कार्यपालिका की अगर बात करें तो जिस देश में अर्ध अधिक्षात्मक कार्यपालिका अपनाया गया होता है उस देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा पद जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री का। ठीक है, अब देखो, अर्ध अधिक्षात्मक कार्यपालिका में लक्षण अधिक्षात्मक कार्यपालिका का भी होता है और संसदीय कार्यपालिका का भी होता है।
तो होता क्या है कि देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति होता है, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा पद पीएम होता है। अब देखो, देश की जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं राष्ट्रपति को भी दी गई होती है और पीएम को भी होता है, और इसमें राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद नहीं करता है, ये अपनी शक्ति का प्रयोग खुद करता है और मंत्रिपरिषद अपनी शक्ति का प्रयोग खुद करता है। सिर्फ संसदीय व्यवस्था में ही ऐसा होता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करता है, बाद बाकी इसमें ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग खुद करेगा और ये खुद करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। जिस देश में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अपनाया गया होता है, ऐसे देशों में देश का सबसे बड़ा पद जो होता है वो राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति। क्लियर? देश का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा पद भी होता है राष्ट्रपति। ठीक है, यानी यहाँ पे पीएम यानी प्रधानमंत्री का यहाँ पे पद नहीं होता है, प्रधानमंत्री का पावर भी किसको दी गई होती है? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसलिए अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जिस देश में अपनाया गया होता है वहां का राष्ट्रपति दूसरे देशों के राष्ट्रपति की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के नीचे मंत्रिपरिषद काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि संसदीय कार्यपालिका किन देशों में अपनाया गया है। तो ब्रिटेन में अपनाया गया है, ब्रिटेन को आप इंग्लैंड भी लिख सकते हो। ठीक है, ब्रिटेन, और ब्रिटेन से ही हमने अपनाए थे यानी भारत। ब्रिटेन और भारत का एग्जाम्पल है अपना संसदीय व्यवस्था में। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका किन देशों में अपनाया गया है, तो ये याद रखना, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, क्यूबा हो गया, इन सब देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाया गया है? अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। ठीक है, और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका कहां पर अपनाया गया? तो ये अपनाया गया यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों ही बातें समझ में आया होगा। संसदीय कार्यपालिका, अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, तीनों में ही देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है। अब केंद्र सरकार का सबसे बड़ा पद पीएम होता है, केंद्र सरकार का सबसे बड़ा पद पीएम होता है, लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार का पद भी कौन होता है? राष्ट्रपति को ही दिया गया होता है। सबसे कमजोर राष्ट्रपति इसमें होगा, उससे शक्तिशाली इसमें राष्ट्रपति होगा, और इससे भी शक्तिशाली इसमें राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो आई होप आपको तीनों ही बातें समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव कैसे लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले महाभियोग प्रस्ताव होता क्या है ये समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो, देश के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद अधिकारी हैं जिनको आसानी से हम पद से नहीं हटा सकते हैं, और ऐसे पद अधिकारियों को पद से हटाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? महाभियोग। ठीक है, और महाभियोग लगाकर किन किन पद अधिकारियों को पद से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? महाभियोग लगाना पड़ेगा इनके ऊपर। फिर इसके अलावा देश के जो न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है, तो देश के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर पद से हटाना है तो भी महाभियोग ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त, देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनको भी पद से हटाना है तो महाभियोग ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर कैसे महाभियोग लगाया जाता है। तो देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही देना है। देश का सबसे बड़ा पद कौन होता है? राष्ट्रपति, और देश का पहला नागरिक भी कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना 5 साल के लिए होता है, यानी इनका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव, और इनका चुनाव पीआर प्रणाली के द्वारा यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है, और 5 साल से पहले इनको कोई भी पद से नहीं हटा सकता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति अपने शक्तियों का दुरुपयोग करे तो ऐसे में क्या किया जाएगा? उन पर महाभियोग लगाएगा संसद। क्या लगाएगा? संसद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएगा, और महाभियोग अगर संसद के दोनों सदनों से पास हो गया तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र उसी समय देना पड़ जाएगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया बताइए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया समझते हैं। देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना, कौन लगाता है? तो याद रखना,
राष्ट्रपति अगर अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, राष्ट्रपति अपने शक्तियों का अगर दुरुपयोग कर रहा है, तो लोकसभा और राज्यसभा जिसे लगता है, ऐसा महसूस होता है कि राष्ट्रपति शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो कोई भी उनके ऊपर क्या लगा सकता है, महाभियोग। मान लिया कि लोकसभा को लगता है कि राष्ट्रपति शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसे में लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। और वैसे ही राज्यसभा को अगर लगता है कि राष्ट्रपति शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो राज्यसभा भी राष्ट्रपति पर क्या लगा सकता है, महाभियोग लगा सकता है। अब मान लेते हैं कि लोकसभा सबसे पहले किसके ऊपर लगा रहा है, महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर। अब देखो, राष्ट्रपति पर लोकसभा चाहता है महाभियोग लगाए, तो डायरेक्ट इनके ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। लोकसभा को 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। किसको, लोकसभा को। लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाह रहा है, तो महाभियोग लगाना है इसको, तो इसके ऊपर महाभियोग लगाने के लिए पहले इनको नोटिस देना पड़ेगा। सेम राज्यसभा भी अगर इसके ऊपर महाभियोग लगाएगा, तो इनको भी 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन पहले तो नोटिस देना ही पड़ेगा महाभियोग लगाने के लिए। मान लिया कि ये 14 दिन पहले इनको नोटिस देना चाह रहा है, तो याद रखना, नोटिस पर लोकसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्यों का अगर हस्ताक्षर हो गया लोकसभा में नोटिस के लिए, तो ही ये नोटिस है 14 दिन पहले कहाँ पे भेजाएगा, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास नोटिस जैसे ही पहुंचेगा, तो राष्ट्रपति उस नोटिस को पढ़ेगा और उसे समझ में आ जाएगा कि मेरे को आज से 14 दिन बाद लोकसभा में मेरे ऊपर महाभियोग प्रस्ताव लगाया जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, महाभियोग वाले दिन क्या होता है, तो महाभियोग वाले दिन राष्ट्रपति लोकसभा में मौजूद होगा, आएगा। ठीक है, क्यों आता है लोकसभा में, लोकसभा में इसलिए आएगा क्योंकि राष्ट्रपति पर बहुत सारा आरोप लगाया जाएगा कि आपने शक्तियों का दुरुपयोग किए हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अपनी सफाई पेश करना पड़ेगा ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो राष्ट्रपति अपनी सफाई पेश करने के लिए महाभियोग वाले दिन लोकसभा में आएगा। अगर उसका बिजी शेड्यूल है, अगर वो नहीं आ पा रहा है, तो राष्ट्रपति अपने जगह पे किसी प्रतिनिधि को यानी वकील को भी भेज सकता है लोकसभा में। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जा रहा है लोकसभा में, और यहाँ पे सफाई पेश किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। जब आरोप प्रत्यारोप जब हो जाता है, सफाई की पेशगी हो जाता है, तो इस प्रस्ताव को लोकसभा से पास करके राज्यसभा में भेजने के लिए यहाँ पे क्या करवाया जाता है, मतदान। अगर महाभियोग प्रस्ताव को अगर लोकसभा में 2/3 वोट अगर मिल जाता है, तो ये महाभियोग प्रस्ताव पास होकर कहाँ चला जाएगा, राज्यसभा के पास। और राज्यसभा में भी सेम ही काम होता है जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में हुआ था। लोकसभा में भी राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया जाता है, राष्ट्रपति वहां पे सफाई पेश करेंगे अपना। ठीक है, और जब ये सब हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या करवाया जाता है, मतदान। और मतदान में अगर यहाँ पे भी पास के पक्ष में अगर वोट 2/3 अगर मिल जाता है, तो यानी लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया। और राज्यसभा से जैसे ही पास हो गया ना, उसी वक्त राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ जाएगा। और मान लो कि अगर लोकसभा और राज्यसभा से ये महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो याद रखना, तब दोनों सदनों को राष्ट्रपति से क्या मांगना पड़ेगा, माफी, क्योंकि इन दोनों सदनों ने खामखा राष्ट्रपति को के ऊपर आरोप लगाया है, आलोचना किया है, जो बिल्कुल ही गलत था। तो इसलिए इन दोनों को उनसे क्या मांगना पड़ जाता है, माफी मांगना पड़ जाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताना भूल गया कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है, ये जो महाभियोग लगाया जा रहा है राष्ट्रपति के ऊपर, तो ये अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, जिसे महाभियोग को अंग्रेजी में इम्पीचमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्पीचमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।